गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12 का एक सब्जेक्ट फिजिक्स। फिजिक्स जैसा कि आपने 11वीं क्लास में पढ़ा था, फिजिक्स की पूरी डेफिनेशन वगैरह पढ़ा था हमने। फिजिक्स के अंदर ये भी देखा था कि कौन कौन सी घटनाएं हैं, प्रकृति से संबंधित घटनाओं का अध्ययन करते हैं। इन सभी घटनाओं का अध्ययन हम करते हैं फिजिक्स के अंदर। उसको हमने अध्ययन करने के लिए हमने उसको कितने भागों में बांटा था? 2 भागों में बांटा था। कौन कौन से भाग थे वो? एक तो था अपना चिरसम्मत भौतिकी और दूसरा कौन सा था? आधुनिक और क्वांटम भौतिकी। ठीक है, इसकी अलग अलग शाखाएं हैं। चिरसम्मत भी एक बहुत बड़ी शाखा है, आधुनिक भी एक बहुत बड़ी शाखा है। इसलिए इनको छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर हम इसका अध्ययन करते हैं। उसमें से कुछ पार्ट्स हैं वो इसके अंदर आते हैं और कुछ पार्ट्स हैं वो इसके अंदर आते हैं। 11वीं क्लास में मैंने आपको डिटेल से बताया था कि आधुनिक भौतिकी के अंदर क्या आता है, चिरसम्मत भौतिकी के अंतर्गत क्या आता है। कुछ शाखाएं हमने पढ़ी थी चिरसम्मत की भी, जैसे हम बात कर लेते हैं यांत्रिकी की, हम बात कर लेते हैं उष्मागतिकी की। ये सारी शाखाएं हमने वहाँ पे पढ़ी थी। ठीक है, कुछ शाखाएं यानी 11वीं क्लास में हम पूरी शाखाएं नहीं पढ़ पाते हैं, कुछ शाखाएं शेष रह जाती हैं। वो शाखाएं पढ़ते हैं हम कौन सी क्लास में? क्लास 12th में। अब 12th के अंदर भी अपनी कुछ शाखाएं आती हैं, उन शाखाओं को भी अलग अलग यूनिट्स के अंदर डिवाइड कर दिया गया, अलग अलग यूनिट्स उनके बना दिए गए, उसके अंदर अलग अलग चैप्टर्स हैं, उसको बांट दिया गया। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं बिना कोई देर किए। एक्स्ट्रा जो बातें हैं वो मैं बीच बीच में आपको बताता रहूँगा, जो आपको 11वीं क्लास में आपने पढ़ी होंगी या फिर आपके नॉलेज में होनी चाहिए। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर फर्स्ट। पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि यूनिट कितनी है। टोटल जो यूनिट है वो कितनी है अपनी? 10 यूनिट हैं। 12th क्लास में कितनी यूनिट है? फिजिक्स में 10 यूनिट हैं। और जो 10 यूनिट्स हैं उसकी टोटल कितनी बुक्स मिलती हैं अपने को? 2 बुक्स मिलती हैं। कितने पार्ट आते हैं फिजिक्स के? 2। एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये है। इसके अंदर यूनिट 5 आती है, 1 to 5, और इसके अंदर आती है यूनिट नंबर 6 to 10। ऐसे मिला के कुल 10 यूनिट हमारी आती हैं, 5 फर्स्ट फिजिक्स के अंदर और 5 सेकेंड फिजिक्स के अंदर। ओके, अब हम बात करते हैं कि फर्स्ट फिजिक्स के अंदर यूनिट 5 है, वो टोटल कितने चैप्टर से बनती है, और सेकेंड जो फिजिक्स है यानी 6 to 10 यूनिट्स वो कितने चैप्टर से मिलकर बनती है। ये जो अपनी आती है इसके अंदर अपने कुल मिलाकर 8 चैप्टर आते हैं, यानी 8 चैप्टर हम पढ़ेंगे तो यूनिट कितनी कंप्लीट हो जाती है अपनी? फर्स्ट फिजिक्स कंप्लीट हो जाती है, यानी यूनिट 5 कंप्लीट हो जाती है। ओके, बची हुई जो है यानी यूनिट नंबर 6 से लेकर यूनिट नंबर 10 तक, इसके अंदर टोटल चैप्टर कितने आते हैं अपने? 6 आते हैं। ये जो मैं बातें कर रहा हूँ ये NCERT सिलेबस की कर रहा हूँ बेटा। कौन से सिलेबस की बातें हो रही हैं? NCERT सिलेबस की ये बातें हो रही हैं। ओके, NCERT सिलेबस की बात हो रही है। ठीक है, क्योंकि अब जो आपके नया सिलेबस है वो NCERT लागू हो गया है, उसकी बुक्स भी मार्केट में शीघ्र ही आपको अवेलेबल हो जाएंगी। ठीक है, अभी बुक्स शायद आई नहीं है मार्केट के अंदर, क्योंकि सिलेबस के अंदर भी अभी कन्फर्म नहीं है कितना सिलेबस अपना होगा, क्या होगा, 100% होगा तो कैसे होगा, क्या किस प्रकार से डिवाइड किए जाएंगे मार्क्स, अभी कुछ कन्फर्म नहीं है। लेकिन सिलेबस NCERT होगा, NCERT के अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे। इससे पहले जो सिलेबस चलता था वो चलता था अपना RBSE का, राजस्थान बोर्ड का। अब सिलेबस चलेगा NCERT। ठीक है, तो हम कुल मिलाकर 10 यूनिट की बात करते हैं। एक ही पेपर फिजिक्स का होता है और पेपर जो होता है वो कितने मार्क्स का होता है? 56 मार्क्स का होता है। कितने नंबर का होता है? 56 नंबर का फिजिक्स का पेपर होता है। ठीक है, 14 नंबर जो होते हैं वो आपको सेशनल के मिलते हैं। ठीक है, कितने हो गए? 70। 30 नंबर जो हैं वो होते हैं किसके? आपके प्रैक्टिकल एग्जाम के। प्रायोगिक परीक्षा के 30 नंबर, सैद्धांतिक के 56 नंबर और शतरंज कितने होते हैं? 14 नंबर के होते हैं। ऐसे टोटल मिलाकर आपको जो मार्किंग होगी वो कितने नंबर से होगी? 100 नंबर से होगी। ओके, ये तो अपनी कुछ बेसिक जानकारी थी, फिर भी हम आगे इस प्रकार की चर्चाएं हैं वो आपस में करते रहेंगे। ठीक है, उससे पहले हम आगे डिस्कस करते हैं। आगे डिस्कस करने के बाद चलिए हम यूनिट नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। यूनिट नंबर फर्स्ट है वो अपनी आती है स्थिर वैद्युतिकी से संबंधित, वैद्युतिकी से संबंधित आती है। किससे संबंधित आती है? वैद्युतिकी से संबंधित आती है। ठीक है, वैद्युतिकी के बारे में देखो हम थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। पीछे हमने पढ़ा भी था कि वैद्युतिकी है वो स्थिर विद्युतिकी भी होती है और धारा विद्युतिकी भी होती है। 2 विद्युतिकी होती है, स्थिर विद्युतिकी और धारा विद्युतिकी। विद्युतिकी जो होता है वो चिरसम्मत भौतिकी के अंतर्गत पढ़ा जाता है।
अभी मैं आप बात कर रहा था चिर सम्मत की और आधुनिक की। तो आधुनिक के अंतर्गत नहीं आता ये किसके अंतर्गत आता है? चिर सम्मत भौतिकी के अंतर्गत। चिर सम्मत के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। जो पुरानी शाखाएं हैं, प्राचीन शाखाएं हैं, जो बहुत पहले जिनका अध्ययन हुआ था, उन घटनाओं का हम अध्ययन करते हैं, वो करते हैं चिर सम्मत में। बाकी जो नई घटनाएं हैं, उन घटनाओं का अध्ययन हम करते हैं आधुनिक भौतिकी के अंतर्गत। तो ये जो घटना है, ये बहुत प्राचीन घटना है। आपको थोड़ी सी थ्योरी भी इसके बारे में बताएंगे कि किस प्रकार से विद्युत की शाखा है, उसके अंदर विद्युत की खोज हुई, किस प्रकार से हम इसके घटनाओं के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो विद्युत की शाखा है, विद्युत की के अंदर हम किसका अध्ययन करते हैं? सबसे पहले ये ध्यान रखना, आवेश का। किसका अध्ययन करते हैं? आवेश का। विद्युत की बात जरूर आती है, विद्युत आती है, लेकिन विद्युत को समझने से पहले हमें यह समझना भी जरूरी होता है कि आवेश क्या होता है। ठीक है, आगे हम सारी डिटेल से चर्चा करेंगे कि आवेश क्या होता है, कैसे इसका नाम विद्युत की पड़ा, कैसे, और आवेश जो होता है ये कहाँ से? विद्युत, विद्युत, आवेश, विद्युत की, ये आपस में रिलेटेड है। सबसे पहले डायरेक्ट विद्युत की खोज नहीं हुई थी, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले किसकी खोज हुई थी, किसके बारे में पता चला था? आवेश के बारे में पता चला था। आवेश जो है, आवेश का हम अध्ययन करते हैं तो वो किस में करते हैं? विद्युत की में करते हैं। अगर आवेश है वो क्या है? स्थिर। आवेश क्या है? स्थिर। तो वो कौन सी शाखा है? स्थिर विद्युत की। अगर हम स्थिर आवेशों का अध्ययन करना चाहते हैं तो वो कौन सी शाखा में करेंगे? स्थिर विद्युत की शाखा में करेंगे। अगर हम गतिशील आवेशों या चलायमान आवेशों का अध्ययन करते हैं, यानी ऐसे आवेश जो स्थिर नहीं है, जो निरंतर मोशन में है, जो गति कर रहे हैं, उसका हम किस में अध्ययन करते हैं? धारा विद्युत में करते हैं। तो विद्युत के अंतर्गत भी हमें स्थिर विद्युत की और धारा विद्युत की दो प्रकार की अलग अलग चीज़ें हमको मिल चुकी हैं, और ये दोनों ही मिलकर किस में आती हैं? विद्युत में आती हैं। इन दोनों को हम मिला जुला रूप पढ़ेंगे यूनिट नंबर फर्स्ट के अंदर। यूनिट नंबर फर्स्ट के अंदर हम स्थिर विद्युत की बात भी करेंगे और धारा विद्युत की बात भी करेंगे। दोनों को हम 2 चैप्टर के अंदर समेट देंगे। ठीक है, पहले जो स्थिर विद्युत की शाखा थी उसके कितने चैप्टर हुआ करते थे? उसके 4 चैप्टर हुआ करते थे। ठीक है, अब एनसीईआरटी के अंदर विद्युत की को समेट दिया गया कितने चैप्टर के अंदर? 2 चैप्टर के अंदर, और उन दोनों चैप्टर से कितनी यूनिट मिल गई हमें? 1 यूनिट मिल गई। ठीक है, आगे इसकी मार्किंग भी आपको बताएंगे कि कितने मार्क की कितनी यूनिट है, कौन सी शाखा कितने नंबर की है, कौन सी यूनिट है वो कितने नंबर की है, वो सारी की सारी हम इसके अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं विद्युत की स्थिर विद्युत की, इसकी हम बात कर लेते हैं सबसे पहले, क्योंकि पहले हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले जो अध्ययन हुआ था वो इसी का हुआ था। स्थिर विद्युत में किसका अध्ययन करते हैं हम? स्थिर आवेशों का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? स्थिर आवेशों का। स्थिर आवेशों का अध्ययन का मतलब कि स्थिर आवेश अब वो कौन कौन से गुण प्रकट करते हैं, कौन से क्षेत्र का निर्माण करते हैं, कौन कौन सी घटनाएं हैं उनके द्वारा घटित होती हैं। स्थिर आवेशों का हम अध्ययन करेंगे, उसमें सारी आ जाएंगी, उसकी घटनाएं भी आ जाएंगी, उसके गुण भी आ जाएंगे, वो कौन से क्षेत्र का निर्माण करता है, किसके प्रभाव में वो कौन सा क्षेत्र प्रदर्शित करता है, वो सारी चीज़ें हम किस में पढ़ेंगे? स्थिर विद्युत में। तो स्थिर आवेशों का अगर हम अध्ययन करेंगे, स्थिर आवेशों का हम अध्ययन करेंगे तो वो शाखा क्या कहलाती है? स्थिर विद्युत की। जरूर पढ़ा होगा आपने 11th क्लास के अंदर कि भौतिकी की ऐसी शाखा जिसके अंदर हम स्थिर आवेशों का अध्ययन करते हैं क्या कहलाती है? स्थिर विद्युत की कहलाती है। और स्थिर विद्युत की भी किस में आती है? इतना आपको मालूम होना चाहिए, कौन सी के अंदर आती है? चिर सम्मत भौतिकी के अंतर्गत आती है, क्योंकि भौतिकी को 2 पार्ट में बांटा था, उसमें एक पार्ट ये था। ओके, स्थिर विद्युत की हम किसका अध्ययन करेंगे? स्थिर आवेशों का अध्ययन करेंगे। चलिए ठीक है सर, स्थिर आवेशों का हम अध्ययन करेंगे, लेकिन सर आवेश क्या होता है? दिक्कत तो यहाँ पे हो जाती है कि हम डायरेक्ट क्या स्टार्ट कर देते हैं? स्थिर विद्युत की स्टार्ट कर देते हैं, उसके अंदर एक वर्ड भी आता है आवेश, इसको समझे बिना हम आगे चले जाते हैं। तो किसी भी टॉपिक का अगर आपको क्लियर करना है तो उसका क्या क्लियर कीजिए? आप बेस क्लियर कीजिए। तो यहाँ पे एक नई चीज़ जो आपके सामने आई वो क्या आई? आवेश आई। तो अब हम क्या पढ़ेंगे? थोड़ा सा डिटेल से हम आवेश के बारे में जानकारी ले लेते हैं, कैसे आवेश की खोज हुई, कैसे किस प्रकार से। तो हम बात किसकी करते हैं? आवेश की। आवेश की हम बात करते हैं। आवेश की परिभाषा भी कई बार हमसे पूछ ली जाती है और उसमें हम हिचक जाते हैं, क्योंकि आवेश की परिभाषाएं हैं वो कई प्रकार से हम उसको डिफाइन करते हैं। ठीक है, आवेश क्या, सबसे पहले हम बात करते हैं। देखो, प्राचीन समय की बात है और बात भी कितने की? 600 ईसा पूर्व की। कब की बात है? 600 ईसा पूर्व की बात है। 600 ईसा पूर्व का मतलब ये हुआ कि लगभग जब इलेक्ट्रॉन की खोज हुई थी उसके 2000 साल के आसपास।
तो 600 ईसा पूर्व क्या हुआ, एक वैज्ञानिक था, उस वैज्ञानिक का नाम भी मैं आपको बता देता हूँ। वैज्ञानिक का नाम क्या था? थेलस। क्या नाम था वैज्ञानिक का? थेलस। ठीक है, देखो एक चीज़ आपको मैंने आपको 11th क्लास में बताई थी कि विज्ञान क्या है? विज्ञान है जिज्ञासा, जानने की इच्छा जो होती है। हमने पढ़ा भी था टू नो, जानना या ज्ञान अर्जित करना। ठीक है, इसके अंदर देखो मनुष्य जो होता है, मनुष्य की प्रकृति ऐसी होती है कि वो कोई भी नई घटना उसके सामने आती है, कोई नई वस्तु उसके सामने आती है, कोई नई संरचना उसके सामने आती है, वो उसके बारे में जानना चाहता है, उसके अंदर जिज्ञासा उत्पन्न हो जाती है। ऐसी की ऐसी कंडीशन इसके अंदर हुई। ठीक है, इन्होंने एक पदार्थ होता है एम्बर। क्या नाम है पदार्थ का? एम्बर। एम्बर नाम एक पदार्थ है, और ये जो पदार्थ है ये कौन सा पदार्थ है? रेजिनी पदार्थ है, रेजिन जैसा पदार्थ है। रेजिन देखा होगा आपने, रेजिन जैसा पदार्थ है। इस पदार्थ को रगड़ के देखा, इस पदार्थ को रगड़ा। रगड़ने का मतलब क्या हुआ? घर्षण। आगे 11th क्लास की घर्षण शाखा, घर्षण। एम्बर नामक पदार्थ के साथ घर्षण किया गया। घर्षण किया गया तो देखा कि इस एम्बर नामक पदार्थ के अंदर अन्य हल्की वस्तुओं को, छोटे छोटे कणों को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण आ गया। यानी इस एम्बर नामक पदार्थ को रगड़ा गया, रगड़ने के बाद यानी घर्षण किया गया। घर्षण में देखा कि हल्के, जैसे हल्के कागज़ के टुकड़े हैं, धूल के कण हैं, कोई सूक्ष्म अणु है, उनको ये क्या करने लग गया? आकर्षित। इस वर्ड को ध्यान से सुनना, आकर्षित। आगे जाके हम इसका विरोधाभास भी करेंगे और आकर्षित के साथ साथ हम प्रतिकर्षित वर्ड भी जोड़ेंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम आगे उनका डिस्कस हम करेंगे। तो एम्बर नामक पदार्थ की सबसे पहले खोज हुई थी, ध्यान रखना, किसके संबंध में? आवेश के संबंध में। क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि आवेश की उत्पत्ति कहाँ से हुई, तो कहाँ से बताओगे? एम्बर से। एम्बर एक पदार्थ होता है, रेजिनी पदार्थ होता है, रेजिन जैसा पदार्थ होता है। उसको रगड़ा गया, उसका घर्षण किया गया, उसका घर्षण किया गया तो उसके अंदर किसका गुण आ गया? हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण आ गया। और भी मैं आपको ऐसे उदाहरण बता रहा हूँ, जैसे अपने बाल सूखे हुए हैं, उसमें हम कंघी मारते हैं, उस कंघी को बार बार बालों में घुमा के हम मिट्टी के कणों के पास लेके जाते हैं तो वो भी उसके साथ चिपक जाते हैं। ऐसा देखा होगा, बहुत बार ऐसी घटनाएं हमारे सामने घटित होती हैं। वो भी क्या है? एक गुण है, आवेश का एक गुण है। वो आगे हम धीरे धीरे करेंगे, लेकिन हम बात करें सबसे पहले क्या हुआ था। तो सबसे पहले एम्बर नामक पदार्थ मिला था, उस पदार्थ को घर्षण किया गया, उस पदार्थ का घर्षण किया गया तो उसके अंदर हल्की वस्तुओं को किसका गुण आ गया? आकर्षित करने का गुण आ गया। हल्की वस्तुओं को वो क्या करने लग गया? अपनी ओर आकर्षित करने लग गया। ठीक है, और इसका जो आकर्षण का गुण है, इसका जो आकर्षण का गुण है, इसको क्या नाम दिया गया? इलेक्ट्रॉन। क्या बोला गया इसको? यूनानी भाषा में इलेक्ट्रॉन बोला गया। यूनानी भाषा में इसको इलेक्ट्रॉन बोला गया। इलेक्ट्रॉन से क्या हुआ? इलेक्ट्रिसिटी बन गया। इलेक्ट्रॉन से क्या बन गया? इलेक्ट्रिसिटी बन गया। इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या होता है? विद्युत। तो इस प्रकार से धीरे धीरे हम आगे बढ़ते गए, अन्य पदार्थों की इसका अध्ययन होता गया। कांच की छड़ के साथ इसका अध्ययन हुआ, प्लास्टिक की छड़ के साथ इसका अध्ययन हुआ, एबोनाइट की छड़ के साथ इसका अध्ययन हुआ, बिल्ली की खाल के साथ इसका अध्ययन हुआ, रेशम के टुकड़े के साथ इसका अध्ययन हुआ। ऐसे करके बहुत सारे, सूखे बाल और कंघी के साथ इसका अध्ययन हुआ। ऐसे बहुत सारे अध्ययन इसके होते गए और अंत में हम ये निष्कर्ष पर पहुँचे कि आवेश क्या है? किसी वस्तु का क्या है? एक गुण है। किसी वस्तु का एक मौलिक गुण है, एक मूलभूत गुण है। यानी मूलभूत का मतलब ये हुआ कि वो हर वस्तु के अंदर मिलेगा। मूलभूत का मतलब किसी वस्तु का अगर निर्माण हो चुका है, वस्तु का अस्तित्व आपको मिल चुका है, तो वो क्या कहलाता है? उसके अंदर क्या होगा? मूलभूत गुण होगा, और वो गुण क्या होगा? आवेश। यानी उसके अंदर हम आवेश की क्या कर सकते हैं? उत्पत्ति कर सकते हैं। आवेश की उत्पत्ति का मतलब क्या हुआ? कि उसके अंदर अन्य वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण जरूर मिलेगा। वो मिलेगा कब? जब उसको हम घर्षण करेंगे, या फिर आगे धीरे धीरे हम और भी विधियां पढ़ते जाएंगे। अभी तो पहली विधि हम पढ़ रहे हैं कि घर्षण के द्वारा आवेश की उत्पत्ति, क्योंकि सबसे पहले जो आवेश की उत्पत्ति हुई थी वो किसके द्वारा हुई थी? घर्षण के द्वारा हुई थी। ठीक है, तो याद रखने वाली चीज़ें क्या है? आवेश की उत्पत्ति 600 ईसा पूर्व एम्बर नामक पदार्थ से हुई थी। कौन से पदार्थ से हुई थी? एम्बर नामक पदार्थ से। एम्बर एक रेजिनी पदार्थ होता है।
इसका घर्षण किया गया, घर्षण किया गया तो इसके अंदर हल्की वस्तुओं को, क्योंकि ये दुर्बल बल होता है इसका, इसलिए हल्की वस्तुओं को ये अपनी ओर आकर्षित करता है, और इस आकर्षित करने के गुण को क्या नाम दिया गया? आवेश। तो हम इसकी परिभाषा क्या दे सकते हैं? किसी वस्तु का वह मूलभूत गुण, मूलभूत गुण देखो, मूलभूत का मैं आपको बता चुका हूँ, निश्चित रूप से मिलेगा। किसी वस्तु का वह मूलभूत गुण जिसके कारण वह वस्तु अन्य वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित, और आगे हम एक वर्ड और जोड़ेंगे, प्रतिकर्षित। अभी हम बात करें इसकी आकर्षित करने की, आकर्षित करने का गुण रखती है, क्या कहलाता है? आवेश। तो आवेश क्या है? एक गुण है, किसी वस्तु के अंदर निहित एक गुण है जो अन्य वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। उस गुण की वजह से वो अन्य वस्तुओं को क्या करती है? आकर्षित करती है। ओके, तो अब हम बात करते हैं, आवेश की हमारी बात हो चुकी है, ठीक है। आवेश के बाद हम चलते हैं, देखो धीरे धीरे क्या हुआ, अध्ययन होता गया, वैज्ञानिक भी इसके अध्ययन के अंदर इसके द्वारा घटित घटनाओं के अध्ययन में जुट गए, और जुटने के बाद एक वैज्ञानिक और आता है, बेंजामिन। एक वैज्ञानिक कौन आता है? बेंजामिन। फ्रैंकलिन भी इसके साथ ही आता है, बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो इन्होंने देखा, क्या देखा? देखो मैं आपको बता देता हूँ कि इन्होंने अध्ययन किए, कुछ अध्ययन क्या किए। देखो इन्होंने कांच की छड़ ली। किसकी छड़ ली? कांच की छड़। और कांच की छड़ को किससे रगड़ा? रेशम से। कांच की छड़ को किससे रगड़ा? रेशम से। जो ही इन्होंने कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा, क्या हुआ? क्या किया? घर्षण किया। आगे बात वहीं पे, कांच की छड़ को किसके साथ रगड़ा? रेशम के साथ, क्योंकि इन्होंने अलग अलग अध्ययन किया। इन्होंने देखा कि हो सकता है एम्बर में ये घटना घटित होती हो, एम्बर में ये गुण आता हो, और के साथ भी इसका अध्ययन करके देखते हैं। इस प्रकार से देखा गया। तो कांच की छड़ को जब रेशम से रगड़ा तो ये देखा गया कि कांच की छड़ के ऊपर क्या आ जाता है? आवेश आ जाता है। कांच की छड़ पे क्या आ जाता है? आवेश। यानी कांच की छड़ क्या हो जाती है? आवेशित हो जाती है। रेशम की छड़, रेशम का टुकड़ा भी क्या हो जाता है? आवेशित हो जाता है। यानी दोनों के अंदर गुण आ गया। कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा तो घर्षण तो दोनों का आपस में हुआ ही है, इसके अंदर भी ये गुण आ गया, इसके अंदर भी ये गुण आ गया, यानी दोनों क्या हो गए? आवेशित। कांच की छड़ भी आवेशित हो गई और रेशम की छड़ भी आवेशित हो गई। अब देखने वाली बात यह है कि दोनों के अंदर गुण समान था या गुण अलग अलग था? गुण तो था कि वो वस्तुएं क्या हो गई? आवेशित हो गई, वो अन्य वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने लग गई, हल्की वस्तुओं को, तो आवेशित तो हो गई, यानी आवेश तो उत्पन्न हो गया इनके अंदर। लेकिन बात क्या आती है कि क्या दोनों के गुण मैच करते हैं? कांच की छड़ और रेशम का टुकड़ा सेम तो नहीं है, सेम थोड़ी है। तो कांच की छड़ के अंदर भी वही गुण है और रेशम की छड़ के अंदर भी, कांच की छड़ और रेशम के टुकड़े में, दोनों में समान गुण तो नहीं हो सकते। आवेश का जरूर है, लेकिन वहीं से आवेश का क्या हुआ? विभेदन हुआ। आवेश का विभेदन हुआ, आवेश की ध्रुवता हुई, आवेश की ध्रुवता की खोज हुई। आवेश की ध्रुवता का मतलब क्या हुआ? अलग अलग आवेश की पहचान करना, वही होती है ध्रुवता। आवेश की ध्रुवता का पता चला तो देखा गया कि कांच की छड़ पे कौन सा आवेश मिला? धनावेश। और रेशम के टुकड़े पे कौन सा आवेश मिला? ऋणावेश। आवेश तो है, लेकिन कांच की छड़ पे क्या मिला? धनावेश। और रेशम के टुकड़े पे क्या मिला? ऋण आवेश। और इसका जो अध्ययन हुआ वो इलेक्ट्रॉन सिद्धांत के द्वारा हुआ। आवेश का एक इलेक्ट्रॉन सिद्धांत आता है, उस सिद्धांत के द्वारा कांच की छड़ पे धनावेश का और रेशम की छड़ पे ऋणावेश का अध्ययन हुआ कि इस पे धनावेश कैसे आया और इस पे ऋणावेश कैसे आया। तो आवेश का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत ये कहता है कि कांच की छड़ ने क्या किए? इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए। कांच की छड़ ने इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए? डोनेट कर दिए, दान कर दिए। दान किसको करेगा? जो उसके संपर्क में होगा। संपर्क में कौन था? रेशम का टुकड़ा। इसने इलेक्ट्रॉन क्या कर लिए? ग्रहण कर लिए। कांच की छड़ ने इलेक्ट्रॉन दे दिए और किसने ग्रहण कर लिए? क्योंकि रगड़ा किसको जा रहा था? रेशम को। रेशम ने वो इलेक्ट्रॉन अपने अंदर ग्रहण कर लिए, तो ये इलेक्ट्रॉन का दान कर दिया इसने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लिया। इलेक्ट्रॉन का दान करते ही इसके पास धनावेश की क्या हो गई? अधिकता। इसके पास किसकी अधिकता हो गई? ऋणावेश की अधिकता हो गई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होता है। तो कांच की छड़ पे तो कौन सा चार्ज आ गया? धनावेश। और रेशम के टुकड़े पे कौन सा आवेश आ गया? ऋणावेश। ओके, तो ये थोड़ी सी मैं चर्चा कर रहा था। आज थोड़ी सी अपनी लाइव क्लास के अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लम है, कल कंटिन्यू लाइव क्लास होगी। आज इतना ही। आवेश के बारे में आप पढ़ के आओगे कल। आवेश की खोज कब हुई? कौन से पदार्थ से हुई?
आवेश को कितने भागों में बांटा गया, कौन सी शाखा के अंदर हम आवेश को पढ़ते हैं, ये सारी चीज़ें जो बेसिक अपनी 12th क्लास की फिजिक्स का वो आप कल पढ़ के आओगे। कल अपन लाइव क्लास स्टार्ट करेंगे ठीक 8:30 बजे। आज थोड़ी सी तकनीकी प्रॉब्लम, टेक्निकल इश्यू के कारण हम लाइव क्लास है वो अटेंड नहीं कर पाए, उसके लिए बहुत बहुत क्षमा मानते हैं। इसके बारे में आप पढ़ोगे, कुछ आपके पास सहायक सामग्री भी होगी, उसके अंदर भी आप देख के इसका अध्ययन करोगे। इसमें ये कोई याद रखने वाली चीज़ें नहीं है, ये चीज़ आपको याद रखनी है कि एम्बर नामक पदार्थ से आवेश की उत्पत्ति हुई है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट, हैव ए नाइस डे।